नमस्कार। पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है जन्म दोष यानी बर्थ डिफेक्ट। इसी बारे में विस्तार से चर्चा और आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में पेडियाट्रिक सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रबुद्ध गोयल और नई दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में पेडियाट्रिक और न्यूनेटोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। आप दोनों का ही स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, दिल्ली से धर्मवीर का एक सवाल है, पहले वो जान लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम। पूछिए सवाल। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे बच्चे काफी हमें इस बारे में देखा गया है कि होठ कटे, तालवे कटे और किसी का एक नाक बंद रहती है, हड्डी चढ़ी हुई होती है, और ये कारण क्या होते हैं? माँ के गर्भ में जब ये बच्चा पैदाइश ही ऐसा होता है, फिर उसके बाद जब बड़ा होता है तो होठ सिलता है, फिर तालवा सिलता है, फिर नाक की हड्डी खोली जाती है। तो ये किस कारण से होता है? हम लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ग्रहण में बच्चा पैदा हुआ या ग्रहण में माँ ने कुछ ऐसा काटा या कोई कार्य किया, इसके कारण हुआ है। इसके बारे में डॉक्टर प्रबुद्ध गोयल, आप जवाब दीजिए इसका। धर्मवीर जी, इस प्रोग्राम में आने के लिए धन्यवाद। आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है जिसका जवाब मुझे लगता है कि सभी लोगों के लिए जानना जरूरी है। जब माँ के गर्भ में बच्चे की संरचना होती है तो 1 करोड़ के आसपास प्रक्रियाएं साथ में चल रही होती हैं। ये 1 करोड़ एक नोशनल वैल्यू है, बट मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारी प्रक्रियाएं शरीर में एक साथ चल रही होती हैं। शरीर के विभिन्न अंग लगभग साथ ही में डेवलप हो रहे होते हैं। तो जिस प्रकार फैक्ट्री में गाड़ी बनती है, उसी प्रकार माँ के गर्भ में बच्चा बन रहा होता है। और जिस प्रकार कई बार गाड़ी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं, उसी प्रकार बच्चे में कोई प्रक्रिया अधूरी रह जाती है या गलत रास्ते पे प्रक्रिया चली जाती है। और इस प्रकार की समस्याएं, जैसे आपने बोला, होठ कटा हुआ है, तालू कटा हुआ है, हड्डी छोटी है या बड़ी है, हो जाती हैं। ये कहना तो गलत है कि इसमें माँ की कोई गलती है या बच्चा किसी गलत ग्रह में पैदा हुआ है। बट हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसका कारण होता है, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो इत्तेफाक होती हैं। कारण कैसे हो सकता है? कारण जैसे कई बार रक्त संबंधी विवाह हो जाते हैं जो बहुत सारे समुदायों में कॉमन है, तो उनमें बीमारियां ज्यादा होती हैं जिनको हम ऑटोसोमल रिसेसिव के नाम से विज्ञान में जानते हैं। ब्लड ग्रुप वाला जो होता है। नहीं मैम, जब कंसेंगुइनस मैरिजेस होती है तो उनका ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस हो गया। फिर रक्त संबंधी विवाह के अलावा कई बार क्या होता है कि पोषण संबंधी विकृतियां हो जाती हैं। जैसे फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी अक्सर कही जाती है, माँ में या पिताजी में, दोनों में किसी में होती है। तो बच्चे में इस प्रकार की मिडलाइन एबनॉर्मेलिटी जो शरीर के बीच में होती हैं, जैसे कमर में स्पाइना बाइफिडा हो गया, सिर के पीछे एन्केफेलोसील हो गया, या जैसे आप बोल रहे हैं होठ एवं तालू कटा हुआ हो गया। फिर कई बार आनुवांशिक कारणों से होती हैं, कोई जीन्स गड़बड़ होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है जिसमें क्रोमोसोम 21 2 के बजाय 3 कॉपी पाई जाती हैं, या कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है। तो लगभग हर बीमारी 2 कारणों से हो सकती है। वो कारण जेनेटिक हो सकता है, आनुवांशिक हो सकता है, या वो कारण मात्र इत्तेफाक हो सकता है कि बनने की प्रक्रिया में हो गया जी। बट ये कहना कि बच्चा गलत ग्रह में पैदा हुआ या ग्रहण का जो ये हाँ जी, या माँ की कोई गलती है, ये एकदम साइंस के विरुद्ध है जी। एक और सवाल, एक मिथ है, उसके बारे में पूछेंगे, लेकिन फिलहाल जयपुर से प्रमोद जुड़े हैं कार्यक्रम में। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार प्रमोद जी, स्वागत है। सवाल पूछिए। हाँ जी, ये जो आजकल जो नशा प्रवृत्ति हो रही है, उस पे दोनों जैसे हस्बैंड वाइफ नशा करते हैं, तो उस पे बर्थ डिफेक्टिव कितना फर्क पड़ता है? और लाइफ स्टाइल, जैसे इसका मोबाइल और जो आजकल स्ट्रेस है और अपेक्षा है, तो वो उसका बच्चे पे कितना असर पड़ता है? जी। प्रमोद जी, ये तो सवाल बिल्कुल प्रासंगिक है, कंटेक्चुअल है, क्योंकि आजकल नशा तो बड़ा एक जीवन का एक बन गया है। दारू पीना, दारू के गाने चलेंगे और धूम्रपान करना, हर सीरियल में चल रहे होते हैं, और काफी इट इज एटीट्यूड की बात हो गई है। और लड़कियां भी और लड़के भी दोनों उसको इक्वालिटी से जोड़ रहे हैं। और ये दोनों ही महिलाएं जो
स्मोकिंग करती हैं, महिलाएं जो मदिरा सेवन करती हैं या किसी भी अन्य तरह का नशा करती हैं, उनसे जो गर्भ में बच्चा विकसित हो रहा होता है, उसका विकास हो रहा होता है, उसमें विसंगतियां आने का कारण हो सकता है और उसमें जन्म दोष पाए जा सकते हैं। तरह तरह के जन्म दोष, जैसे पिछले वाले बताए थे, वो भी किसी दवाइयों से हो सकते हैं और दवाइयों से भी। ये तो सेवन है जो तो ये तो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन नहीं है, बट जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती है उनसे भी विसंगतियां आ सकती हैं अगर वो किसी के एक कैटेगरीज वाली दवाइयां हैं जिनका ध्यान नहीं रखा गया है। डॉक्टर गोयल, अभी आपने डाउन सिंड्रोम, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अभी आपने एक डाउन सिंड्रोम का भी बताया। अगर किसी पेरेंट्स का पहला बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है तो क्या कुछ ऐसे चांसेस रहते हैं कि सेकंड भी होगा, या उन्हें फिर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, अगर आप किसी का पहला बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है तो इसकी संभावना काफी अधिक हो जाती है कि दूसरे बच्चे को भी डाउन सिंड्रोम होगा। जी। इसके अतिरिक्त आजकल डाउन सिंड्रोम का इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी सामाजिकता बदल रही है, आजकल बच्चे बच्चियां दोनों पढ़ने लगे हैं। आजकल हम लोग कैरियर को पहले रखते हैं, परिवार को सेकेंडरी रखते हैं। शादी की उम्र बढ़ गई है, जब शादी की उम्र बढ़ गई तो पहला बच्चा होने की उम्र बढ़ गई, बढ़ जाती है। अधिकतर जब पहले बच्चे के टाइम पे माँ की उम्र 35 साल से ऊपर होती है तो डाउन सिंड्रोम की संभावना बढ़ जाती है। जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो आपके इस प्रश्न को भी और डॉक्टर बिष्ट ने जो पहले जवाब दिया था, वंडरफुल आंसर। बस एक पॉइंट ये समझिएगा कि बच्चे का जन्म, बच्चे का विकसित होकर पैदा होना एक प्राकृतिक कार्य है। तो हम जब भी अपने जीवन में कोई गैर प्राकृतिक काम करेंगे तो उसका तभी समस्या होने की कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। बिहार मोतिहारी से आकाश का एक सवाल है। जी आकाश, नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। जी, सवाल पूछिए। सर, मेरा पहला सवाल है सर कि जो बच्चा होता है सर, तो 1.5 साल 2 साल में सर दांत निकलता है, कोई बच्चा को जल्दी निकल जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? आकाश, ये खैर ये विसंगति नहीं है, ये जन्म दोष नहीं है, ये एक आप कह सकते हैं कि किसी कारण से आजकल जिस तरह से हमारा इवोल्यूशन हो रहा है तो थोड़े देर से दांत निकल रहे हैं। जो पहले 5-6 महीने पे निकल जाया करते थे, आजकल थोड़े धीरे धीरे करके वो उम्र 15 महीने तक भी दांत निकल सकते हैं, 12 से 15 महीने पे भी पहला दांत। तो वो उम्र थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि हम थोड़े से कम, हम शायद बच्चों को कम चबाने के लिए दे रहे हैं, तो इसलिए काम हो सकता है। बट ये बीमारी नहीं, अगर किसी कारण से थायराइड है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ऐसे कुछ है बीमारियां जिनकी वजह से देर है, तो हम उसके लिए आप एक चिकित्सीय सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ये तो खैर इन्होंने दांत का पूछा, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसी क्या चीजें हैं जो पेरेंट्स को अलर्ट होना चाहिए जब न्यू बॉर्न बेबी है, या वैसे भी कि क्या कमी या क्या चीज दिख रही है जो डॉक्टर को कंसल्ट करें या किन चीजों पर ध्यान दें? भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो भी बच्चे जब पैदा होते हैं तो बहुत और ऑब्वियसली सारे डॉक्टरों के सलाह से बनाया गया एक चार्ट बना दिया गया है कि जो हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, हर जहां पे भी डिलीवरी हो रही है पॉइंट्स पे, वहां पे हमने चार्ट फोटोग्राफ लगा रखे, जिससे हम अलर्ट हो सकते हैं कि ये अगर विसंगतियां सर से लेके पैर तक है तो वो विसंगतियों को, उनको जन्म दोषों को हम फट से पहचान लेंगे और हम सही डॉक्टर के पास, जैसे डॉक्टर प्रवीण गोयल सर है, और इनके पास भेजेंगे, जिससे कि वो तुरंत इलाज कर सकते हैं और विसंगतियों का जो जिसकी डेवलपमेंटली प्रॉब्लम आ सकती है या बड़ा जैसे जब उसका विकास हो रहा है और बढ़ सकती है तो उसको कमी कर सकते हैं और उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। मतलब पेडियाट्रिक के पास अब तुरंत जाइए अगर हाँ, पेडियाट्रिक देखते हैं, जन्म पे गायनी और पेडियाट्रिक दोनों देखते हैं, वो फट से अलर्ट कर देते हैं और सर के पास भेज देते हैं, सर्जन के पास सर्जन के पास भेज देते हैं। उत्तर प्रदेश रायबरेली से रामशंकर जुड़े हैं कार्यक्रम में, उनका एक सवाल है। जी रामशंकर जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्कार, मैं ये पूछना चाहता था कि बच्चे जन्म से ही विकृत क्यों पैदा होते हैं? रमाशंकर जी, उत्तम प्रश्न पूछा है आपने। बच्चे जन्म से ही विकृत क्यों पैदा होते हैं? जैसा कि मैंने अपने प्रथम उत्तर में बताया था कि जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है माँ के गर्भ में, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं एक साथ चल रही होती हैं। उनमें कभी कोई प्रक्रिया गलत मार्ग पकड़ लेती है तो उस अंग का जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है वो सही नहीं हो पाता। कई बार ये विकृति संरचनात्मक होती है, कई बार ये विकृति फंक्शनल होती है कि एनाटॉमी सही है लेकिन बॉडी का कोई पार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा। कारण इसका इत्तेफाक हो सकता है, कारण इसका हमारे जीवन शैली से संबंधित हो सकता है, कारण इसका अनुवांशिक हो सकता है, कारण इसका रक्त विवाह हो सकता है, कारण इसका आपके खान पान में कोई कमी हो सकती है,
और नहीं कुछ तो ऊपर वाले की इच्छा हो सके। जी, हिसार हरियाणा से राजेंद्र जी का भी एक सवाल है, सुनते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार राजेंद्र जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार। जो बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं वो जन्मजात होते हैं या बाद में होते हैं, इसके बारे में जानना था। और ये जो कीड़े हैं ये मतलब कहते हैं कि जब अच्छी साफ सफाई न रखे तो मुंह के जरिए पेट में फिर चले जाते हैं, इसके बारे में जानना था। डॉक्टर बिष्ट। राजेंद्र जी, आपने सवाल भी सही पूछा और उत्तर भी खुद ही दे दिया है। ठीक है, तो आप उत्तर दे चुके हैं। ये सफाई की वजह से होते हैं और जन्मजात नहीं होते हैं। ये तो खाने पीने से आएंगे या फिर घास में घूम रहे हैं, कर रहे हैं नंगे पांव, तो कुछ कीड़े आ जाते हैं, कुछ खाने पीने से आते हैं। सो ये तो आपको ये जन्म के बाद की बात है, ये विसंगतियां नहीं है। जी, डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए ताकि इस स्थिति से बचा जा सके और पता चल सके कि क्या फॉर्मेशन में अगर कुछ विसंगति है तो? लवलीन जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम जितने भी डिलीवरीज हो रही हैं 95% अब संस्थागत है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं पूरे देश में। सब जगह सारे डिलीवरी पॉइंट सरकार ने ऐसी सुविधाएं दी हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत हर 9 तारीख को महीने की सारे गायनी और ऑब्स्टेट्रिशियंस जो लोग हैं वो जांचें करते हैं, जिसके अंदर कुछ 6 जांचें भी कराई जाती है। तो भारत में अभी भी हम WHO का जो 4 एंटीनेटल विजिट्स जो हैं, जो गर्भ के समय पे 4 बार डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, जिसमें से कि जो पहला 3 माह है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उसमें एक बार हम देख रहे हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में एक बार देख रहे हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम 2 बार देख रहे हैं ऐसे। बट WHO के हिसाब से अब क्योंकि अब हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं और भी देखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम संस्था कुछ जहां पे हाई रिस्क है वहां पे हम 8 विजिट करा पाएं। तो जो पहले ट्राइमेस्टर का हम एक जब अल्ट्रासाउंड भी करते हैं और देखना चाहते हैं कि उस एक तो हम प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं, ये देखना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ट्यूब में तो नहीं है और कोई बड़ी सी अनुवांशिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो वो हमें पहले ट्राइमेस्टर पता चल सकता है। उसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में 18 से 20 हफ्ते के वक्त जो दूसरा अल्ट्रासाउंड करा जाता है, उसमें हम कुछ जांचे, उसमें हमें जो शरीर की विकृतियां हैं, विसंगतियां हैं, वो हमें आराम से दिख जाती हैं। खासतौर पर जैसे स्पाइनल बिफिडा के बारे में बताया गया है, मिडलाइन डिफेक्ट से पता चल जाता है, वो कर सकते हैं। और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम के बारे में बताए थे, तो वो डुअल टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट, क्वाड्रुपल टेस्ट, तो ऐसे टेस्ट करके अलग समय पे हम कुछ विसंगतियों के बारे में पता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड का भी बोला कि अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। कुछ ऐसा भी मिथ है डॉक्टर साहब कि बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जितना अल्ट्रासाउंड कराओगे वो दिक्कत वो होता है, अल्ट्रासाउंड ज्यादा नहीं कराना चाहिए, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर तो इसके बारे में भी स्पष्टीकरण कि ये मिथ है, इसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं। लवलीन जी, ये बहुत बड़ा मिथ है। प्राय मेरे हर ओपीडी में 4 से 6 महिलाएं ऐसी आती हैं। आप सोचिए, मैं दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लोग आके सवाल पूछते हैं जी। अल्ट्रासाउंड से कोई विकृति नहीं होती है। प्रेगनेंसी में आप 25 दफा भी अल्ट्रासाउंड करेंगे कोई नुकसान नहीं होता है। यदि कुछ हो सकता है तो फायदा होगा। आपको समय से पता चल जाएगा बच्चे में कोई कमी है, आप उसको पूर्णतया इन्वेस्टिगेट करके निर्णय ले पाएंगे कि मुझे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है। भारत सरकार ने प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने की लिमिट भी बढ़ा दी है, ज्यादा लिबर्टी दे दी है हमको। क्योंकि देखिए, बच्चे में कोई बीमारी है और एक वयस्क में कोई बीमारी है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। आप ये समझिए, एक 45 साल के युवक को कोई बीमारी हुई जिसका मान लीजिए इलाज नहीं है, तो वो व्यक्ति उस बीमारी के साथ 10 साल, 20 साल, 25 साल जी सकता है। लेकिन एक बच्चा जब बीमारी के साथ पैदा होता है तो वो अगले 60 साल, 70 साल उस बीमारी के साथ लंबा सफर तय करना है। तो इसका बर्डन देखिए, जो कंजेनाइटल एनोमली है, जो जन्मजात विकृति, उसका बर्डन बहुत ज्यादा है। और हमारे पास अल्ट्रासाउंड एक ऐसी विधि है जो गाँव में मौजूद है, जिसकी कीमत है लेकिन बहुत कम है और जिसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसका फायदा बहुत है। और कीमत के लिए जननी शिशु सुरक्षा JSSK के अंदर कंप्लीटली फ्री है जी। जननी शिशु सुरक्षा के बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन पहले शादरा दिल्ली से अंसर अली जुड़े हैं कार्यक्रम में, उनसे सवाल सुनते हैं। हेलो जी। हेलो, आदाब सबको। आदाब, सवाल पूछिए। मेरा सवाल यह है कि क्या आइडियल वेट बच्चे का कितना होना चाहिए, और अगर आइडियल वेट कम है या ज्यादा तो कोई विकृति कैसे आ जाती है, ये सवाल है। अंसर अली जी, आइडियल वेट एक देखिए, ये हम तो अब गर्भ पे जो बच्चा पल रहा है उसके विषय में बात कर रहे हैं, और जन्म पे जब पैदा हो रहा है उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो जो हम लगातार जब अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं या बच्चे का जो गर्भ है उसमें हम उसका मेजर करते हैं कि भाई गर्भ कितना बड़ा हो गया, बच्चा छोटा तो नहीं होता जा रहा पेट के अंदर, तो वो
उसके जो महीना चल रहा होता है उसके अनुपात में देखा जाता है। तो आइडियल वेट आमतौर पे भारत के बच्चों का जो एवरेज वेट है जन्म का वो 3.2 या पहले 2.8 kg हुआ करता था, आजकल 3.2 kg के करीब का जन्म स्वस्थ बच्चा जो है, जो पूरे समय का बच्चा पैदा हुआ है उसका होता है। पर क्योंकि बच्चे अलग अलग समय पे पैदा हो सकते हैं, हर बच्चा 40 हफ्ते पे पैदा नहीं होता, कोई 39 पे, कोई 38 पे, कोई 37 पे पैदा हो रहा है। तो जिस समय पे बच्चा पैदा हो रहा है, जिस माह में बच्चा पैदा हो रहा है, उसके अनुपात से चार्ट बनाए गए हैं जो आपके डॉक्टर जो है वो चेक करते हैं और बताते हैं कि बच्चे क्या है। अगर बच्चा बहुत छोटा है अपने माह से जो गर्भ उससे, तो उसमें विसंगतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपका जो चिंता है वो कुछ हद तक सही है। प्रीमेच्योर बच्चों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल राजस्थान से अजमेर से अनित मिश्रा कार्यक्रम से जुड़े हैं। हेलो जी मैम। अनित जी नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए। जी मैडम। मैडम मेरा सवाल ये था, अभी मेरा बच्चा मैम 27 जनवरी को पैदा हुआ है, आज उसका लगभग 50 दिन लगभग इस समय तक हो गया है जी। उसको मैडम 5 से 6 बार ऐसा सांस रोकने का उसको एक आया है, मतलब इस टाइप का उसको एक्ट हुआ है उसके साथ कि वो अपनी सांस रोक लेता है, जिसका हमने बहुत इलाज कराया और इलाज में सारे टेस्ट हो गए, पर डॉक्टरों का कहना है कि किसी का कहना है कि ये ब्रीथ होल्डिंग स्पेल हो सकती है, किसी का कहना है कि ये सीजर हो सकता है और किसी का कहना है कि ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, पर उसका सही वो नहीं मिल पाया है। वो सर ब्रीथ होल्डिंग स्पेल का हमने जितना स्टडी किया उससे पता चला है कि वो अपनी सांस रोकता है और नीला पड़ जाता है, कभी 1 मिनट के लिए, कभी 2 मिनट के लिए, अमूमन 1 मिनट लगभग समय के लिए रोकता है। निशा जी, इसके लिए और क्या उपाय किया जा सकता है? निशा जी, तो आपको एक चिकित्सीय सलाह तो लेनी ही है, आपने बिल्कुल सही कहा, और आपने कुछ जानकारी गूगल के माध्यम से या जितना आपने पढ़ा है उसके माध्यम से भी आपने ली है। तो जी सर। 50 दिन के बच्चे के अंदर ब्रेथ होल्डिंग स्पेल इतने कॉमन नहीं होते हैं, आपने सही है। जो डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद इनको कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, दिमाग में प्रॉब्लम हो सकती है, नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस तरह की दिशा में मेरे जो अनुमान है उससे जाना चाहिए। फिर भी आप एक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनके पास दिखा सकते हैं, एक नवजात शिशु विशेषज्ञ को दिखाइए और वो आपको सही सलाह दे सकते हैं। जी सर, फिर वो ये होने के बाद वो ठीक भी हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है और फिर मैं आपको मैं उसके कुछ समय के लिए क्योंकि वो बार-बार हो रहा है, इसलिए आपको दिखाना जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, आजकल देखा जाए तो बहुत ज्यादा हमें बर्थ डिफेक्ट्स के मामले सामने आ रहे हैं, इसका कोई विशेष कारण पेस्टिसाइड देखा जाए या एनवायरमेंटल कारण है? जी मैम, ये आपका कहना सही है कि बर्थ डिफेक्ट की जो इंसिडेंस है वो ग्लोबली पूरे विश्व में बढ़ रहा है, कुछ देशों में ज्यादा, कुछ में कम। भारत में हमने खुद अपने संस्थान में देख रहे हैं कि इतने बर्थ डिफेक्ट 10 साल पहले नहीं आते जितने अब आ रहे हैं। इसका कारण में प्रमुख कारण है हमारे जो पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है। हम जितना कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खाद्य पदार्थों को बढ़ाने के लिए, उनकी उपज बढ़ाने के लिए, हम जो विभिन्न प्रकार के फोन में ऐप आ गए हैं जो खाना घर में डिलीवर करते हैं, वो सारी पैकिंग जो है प्लास्टिक के बर्तनों में, प्लास्टिक के पैकेट्स में हो रही है। ये खाना जो कि होटल्स में बनता है तो उनमें प्रिजर्वेटिव की मात्रा अधिक रहती है। तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारे सोने उठने की प्रक्रिया, हम लोग धूम्रपान ज्यादा कर रहे हैं, हम लोग मदिरा का सेवन ज्यादा कर रहे हैं और हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं रह गई है। जिस प्रकार मशीनों का हमारे जीवन में आगमन हुआ है, हमारे जीवन से फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही कम हो गई है। तो ओवरऑल मिला के देखा जाए तो बर्थ डिफेक्ट बढ़ रहे हैं, कुछ तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। जैसे एक हाइपोस्पेडियास नाम की बीमारी होती है जो कि केवल पुरुषों में पाई जाती है। एक एवरेज आकलन है कि अगर 125 लड़के पैदा होते हैं तो किसी एक को हाइपोस्पेडियास होता है। हाइपोस्पेडियास में क्या होता है कि जो पेशाब का छेद रहता है वो लिंग की नोक पे ना होकर कहीं बीच में होता है। आप ये इमेजिन कर, एक संस्था में अगर 3000 लोग कार्यरत हैं तो मान के चलिए उस संस्था में 12 लोग ऐसे होंगे जिनको हाइपोस्पेडियास है, वो आपस में बात करें या ना करें।
और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे समाज में लोग जानते नहीं है कि इसका इलाज संभव है। अगर वो बचपन में ही बच्चा पीडियाट्रिक सर्जन के पास आ जाएगा तो हम ऑपरेशन करके उसको संपूर्ण पुरुष बना सकते हैं, पर वो नहीं होता। पर वो टाइमली आना चाहिए हमारे पास। और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो चलो आपने हाइपोस्पीडिया का बताया, बच्चे में और कौन सा शारीरिक विकास या वो देखना चाहिए? क्योंकि कुछ बीमारियां होती हैं, चाहे मेंटली भी आप कहो कि थोड़ा वीक होता है बच्चा, पेरेंट्स को किन चीजों पे ज्यादा अलर्ट बच्चे का ध्यान रखना चाहिए कि इतना टाइम हो गया तो बच्चे को इतना डेवलप हो जाना चाहिए था आफ्टर बर्थ? ये खैर ये जन्म की विसंगतियां नहीं है, ये डेवलपमेंटल डिलेज हैं जो समय के अनुसार, अगर मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड जो मिलता है टीकाकरण के टाइम पे, तो उस पे देखा जाए तो हमने उस कार्ड के अंदर हर उम्र के हिसाब से कुछ जो माइलस्टोन्स हैं वो लिखे गए हैं कि बच्चा कब बैठेगा, कब उठेगा, कब चलेगा, कब जंप कर पाएगा, कब लिख पाएगा, कब ब्लॉक्स बना पाएगा। तो ये लिखे गए हैं और इससे हमें डेवलपमेंटल डिलेज पता चलते हैं। ये भी एक अर्ली तरीका है पता करने का डिलेज का, और उनपे भी वर्क करा जा सकता है। विसंगतियों की जहां तक बात थी, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग एक और है, जहां टेम्परेचर बढ़ रहा है वहां पे देखा गया लाइफ स्टाइल बदल रहा है, फास्ट फूड, एक तो प्रदूषण भी है, और क्योंकि हमारे पूरे आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तो उससे भी थोड़ी सी मैं कैसे ये भी कारण है जो और इसके अलावा एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि फोलिक एसिड का सेवन हमें नियम तहत करना चाहिए, जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। डॉक्टर प्रभुदास, एक सबसे बड़ी बात रहेगी कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी भारत में अभी भी होती है। कोई भी जन्म को प्लान नहीं कर रहा है। जहां पे वो अनप्लान्ड है तो फोलिक एसिड खाएगा ही नहीं, क्योंकि आपको गर्भ धारण से तकरीबन 3 महीने पहले से फोलिक एसिड खाना है, और वो इस देश के अंदर कोई करता ही नहीं है। जी, दिल्ली से केशव जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। जी केशव जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते जी। जी मेरे 2 सवाल हैं। जैसे कि एक हमारे मित्र के पहली बार गर्भधारण उसकी वाइफ थे, तो बच्चा नाल में चला गया, तो उसके बाद वो नाल के बाद ऑपरेशन करके बच्चे को नष्ट कर दिया गया, क्या वो बचा नहीं जा सकता? दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक दूसरे मित्र है, उनकी वाइफ थोड़ी सी अनपढ़ टाइप समझ लीजिए, पढ़ी लिखी तो है, तो उन्होंने जो गर्भ ठहरने के बाद उन्होंने उसके लिए ऑपरेशन के लिए दवाई खा ली बिना डॉक्टर के, तो फिर वो नाल में चला गया, फिर उसका ऑपरेशन हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? नाल में क्यों चला जाता है? इसको बच्चे को क्यों नहीं बचा सकते अगर वो घर में वापस लाया जा सके? क्या कुछ ऐसा प्रोसेस है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में हम करें कि बच्चा गर्भ में न रह के जो ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब है, उसमें फंस गया। तो केशव जी, जो गर्भ के मसल्स होते हैं जहां पे बच्चे को बड़ा होना होता है, विकास होना होता है, जहां से उसको नरिशमेंट मिलना होता है, वो ट्यूब में नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही प्राकृतिक है, और वो ट्यूब फट जाती है और ब्लीडिंग होती है, और माँ के लिए खतरा रहता है। इसलिए वो ट्यूब वाला जो बच्चा है, वो ट्यूब भी काटनी पड़ती है और नष्ट भी करना पड़ता है। अब ट्यूब में क्यों होता है, उसके कई कारण हैं। वो मदर में अगर पहले से कोई इन्फेक्शन रहा है, टीबी रहा है, कुछ कारण है, बनावट, ट्यूब की बनावट जो लेडीज में थी उसका अगर मुंह नहीं खुल रहा है ढंग से, तो ऐसे वाले कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ट्यूब में बच्चा जो गर्भ है वो अटक जाता है, मगर वहां पे बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, वो उसको हिला भी नहीं सकते हैं। अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो वहां से उस अंडे जो एम्ब्रियो है उसको लाके आप फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं कर सकते हैं। जी, सोलापुर महाराष्ट्र से प्रकाश का एक सवाल। हाँ, मैं प्रकाश राउत अध्यापक बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरा सवाल शारीरिक व्यंग, जन्मजात शारीरिक व्यंग के अलावा वो मानसिक तौर पर वो एक बच्चा वो डर होता है, अबोध होता है, और उसको मन में डर होने के बाद उसका विकास नहीं होता, इसका इलाज क्या करना पड़ेगा? बच्चे में ऐसी बातें आती है ज्यादा। बच्चा बोल नहीं पा रहा है प्रकाश जी? अबोध होता है, मतलब उसका मन में डर होता है, मन कमजोर होता है उसका, ऐसे कई बच्चे होते हैं। अबोल है जो बोल नहीं पाता है और डरते बहुत हैं। आपको लगता है कि बच्चे को भय है किसी बात से, बच्चा डर रहा है? जी हाँ, शायद लाइन कट गई है, पर वो यही कहना चाह रहे हैं। ये अगर किसी तरह की मानसिक परिस्थितियां हैं या घर का ऐसा माहौल है जिसपे, या फिर बच्चे ने कुछ ऐसा देखा है जिसको उसको देख के लग रहा है कि बच्चा डर गया है और उसकी वजह से उसके
मानसिक विकास में और आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में रुकावट हो रही है, तो फिर उसके लिए उनको प्रॉपर कंसल्टेशन लेनी चाहिए, साइकियाट्रिक कंसल्टेशन। गोयल, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रकाश जी, मैं एक बात इसमें ऐड करूंगा। डॉक्टर बिष्ट ने बहुत अच्छे से आपके प्रश्न का जवाब दिया है। जो बच्चा पैदा होता है वो क्लीन स्लेट होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, और उसके लिए उसके माँ बाप जो होते हैं वो आइडियल होते हैं। जब एकदम नवजात शिशु होता है तो माँ आइडियल होती है। बच्चा जो घर के अंदर माहौल देखता है उसी से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है जी। तो कई बार क्या होता है कि माँ बाप का घर में झगड़ा होता है आपस में, या घर के किन्हीं दो अन्य सदस्यों का होता है, उसकी जो छाप बच्चे के दिमाग पे पड़ती है, माहौल कुछ ऐसा है। माहौल का भी फर्क पड़ता है। दिल्ली से जसपाल जुड़े हैं। हेलो सबको नमस्कार। नमस्कार जसपाल जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि आजकल ये जो बच्चे के बर्थ के टाइम में जो कॉर्ड होती है, ब्लड की कॉर्ड, उसको प्रिजर्व करने का कितना यूजफुल रहता है? बच्चे में अगर में कोई डिफेक्ट हो ब्लड से रिलेटेड तो ये कितना यूजफुल रहता है? जसपाल जी, ये तो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला सवाल पूछ लिया आपने। ठीक है, और ये सुविधा बाहर के देशों में बहुत अच्छी मिल रही है। उसका कितना फर्क पड़ रहा है वो अभी बाहर के देशों में भी नहीं देखा गया है। दिल्ली में भी बहुत सारे जो मेट्रोज हैं उनमें इस तरह की कॉर्ड बैंकिंग कर रहे हैं, स्टेम सेल बैंकिंग कर रहे हैं, जिससे कि अगर मान लीजिए बाद में किसी ऐसी बीमारी होती है, ल्यूकीमिया हो गया, कैंसर हो गया, या फिर थैलेसीमिया टाइप का, और कोई किसी को कोई बीमारी, किसी और बच्चे को बीमारी है, तो उस पर ये इस्तेमाल करा जा सकता है। अभी एक का कॉर्ड स्टेम किसी और के कॉर्ड स्टेम पे नहीं लग रहा है, सो वो अभी नहीं चालू हो पाया है। ये अभी शोध का विषय है और अभी तक इस पे शोध फाइनल वर्ड नहीं आया है, तो हम इस पे कुछ कह नहीं सकते, मगर शायद संभावनाएं हो। कल्पतरु दास कटक से जुड़े हैं। जी कल्पतरु जी, जी सवाल पूछिए। सवाल ये, बिफोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चा स्वस्थ और अच्छा बनने के लिए फादर मदर क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए कल्पतरु दास जी, बहुत अच्छा उम्दा प्रश्न है ये भी। तो पहली बात यह है कि फादर मदर को एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। जब मैं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने की बात करता हूं तो उसमें आपके घर का माहौल भी आता है, आपका स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट भी आता है, आपका उसमें खान पान भी आता है, और आपके आपसी संबंध भी आते हैं जी। दूसरी चीज होती है कि हम लोग जनरली अपने मरीजों को बोलते हैं कि शादी होने के बाद एक कोर्स फॉलिक एसिड का अपने आप कर लेना चाहिए, क्योंकि जब महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है, जब तक उसको एहसास होता है मैं प्रेग्नेंट हूं, तब तक स्पाइना बाइफिडा ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है। तो फोलिक एसिड इज समथिंग जो आपकी बहुत सारी बीमारियों को बचा सकता है, और वो समय रहते जैसे डॉक्टर कह रहे हैं जरूर लेनी चाहिए। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही डॉक्टर प्रबुद्ध गोयल और डॉक्टर सुरेंद्र बिष्ट, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।